द एग्ज़ाम वायर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ACF RFO 2021 मुख्य परीक्षा सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र देखते हैं किस तरह के हिंदी के प्रश्न पूछे गए हैं और पेपर का लेवल कैसा है और आप अपना सामान्य हिंदी का मूल्यांकन भी कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है पैराग्राफ दिया गया है और उससे संबंधित प्रश्न दिए गए हैं, आपको हल करना है। ठीक है, हम व्याकरण वाले पोर्शन पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कार्यालय आदेश। ठीक है, कार्यालय आदेश और परिपत्र का अर्थ स्पष्ट करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा राज्य विश्वविद्यालयों को शोध की गुणवत्ता बढ़ाने के बारे में एक परिपत्र तैयार करना है। ठीक है, तो कार्यालय आदेश और परिपत्र क्या होता है ये ब्रीफली संक्षेप में आपको बता देते हैं। ठीक है, तो परिपत्र देख लेते हैं। पत्र आलेखन का एक ऐसा रूप जिसके द्वारा समान सूचना, निर्देश, अनुदेश इत्यादि सभी संबंधित या फिर अधीनस्थ अधिकारियों को विभिन्न कार्यों के संदर्भ में प्रतिलिपियों के माध्यम से भेजा जाता है। इसी को परिपत्र कहा जाता है। ठीक है, संबंधित या फिर सबॉर्डिनेट अधिकारियों को, ठीक है, जो अधीनस्थ अधिकारी हैं उनको। और बात करें कार्यालय आदेश की, कार्यालय आदेश क्या होता है? ये शासकीय पत्र व्यवहार का रूप होता है जिसके माध्यम से किसी कार्यालय या फिर सरकारी संस्थान या फिर व्यापारिक संस्थान में एक वरिष्ठ अधिकारी, ठीक है, सीनियर ऑफिसर अपने सबॉर्डिनेट अधिकारियों को, कर्मचारियों को विभिन्न सेवा संबंधित मामलों जैसे अवकाश लेना है, अवकाश स्वीकृत कराना है, या अनुशासनात्मक मामला है कोई, या किसी प्रकार की अपील है, या फिर कोई प्रत्यावेदन है, उसके अनुपालनार्थ जारी किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है अवधि के भौगोलिक विस्तार का परिचय देते हुए विशेषताएं बताना है। ठीक है, तो ये अवधि भाषा है, जैसा मुख्य परीक्षा में हिंदी साहित्य में आता है भाषा खंड में, तो उसी से संबंधित ये प्रश्न है। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पर आपको 4-4 पर्यायवाची लिखना है। ठीक है, 1-1 2-2 नहीं बल्कि 4-4। तो पहला है धरती, तो धरती का पर्यायवाची आप आसानी से जानते होंगे। ठीक है, इसके 4 पर्यायवाची देख लेते हैं। एक धरणी लिख सकते हैं आप, धरणी, धरित्री, ठीक है, भू, वसुंधरा, ठीक है, धरा, ठीक है, ये सब धरती के पर्यायवाची हो जाएंगे। इसके बाद जो अगला पर्यायवाची पूछा गया है वो है जन का। ठीक है, तो बहुत से अभ्यर्थियों ने इसे छोड़ दिया है, लिख नहीं पाए होंगे। तो जन का यहाँ पे आपको अर्थ बता दें, जन से मतलब जनमानस से है, जन सामान्य से है, लोगों से है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते थे गण। ठीक है, जैसे गणमान्य शब्द बना है, गण है, प्रजा है, ठीक है, लोग, ये भी लिख सकते थे। ठीक है, इसके बाद अगला है आँख का पर्यायवाची। तो आँख का पर्यायवाची देख लेते हैं। आँख का नयन, ठीक है, लोचन, लोचन से मिलता जुलता एक शब्द है विलोचन। ठीक है, और इसके अलावा एक आपको और लिखना है तो चक्षु, ठीक है, लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दृग भी होता है। ठीक है, इसके बाद अगला है विलोम शब्द लिखना है आपको। ठीक है, इसी का खा है उग्र। तो उग्र का मतलब होता है प्रचंड, प्रबल। तो इसका जो है आपको अपोजिट लिखना है, विलोम शब्द लिखना है। तो क्या हो जाएगा? सौम्य। ठीक है, सौम्य, सौम्य को इंग्लिश में डेलिकेट कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला है आचार। तो आचार का बहुत आसान है अनाचार। ठीक है, और इसके बाद अगला है संयुक्त। तो संयुक्त के आगे आ लगा दीजिए, बस आपका विलोम तैयार है, असंयुक्त। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं इसी का खा। तो आपको यहाँ पर नीचे दिए गए शब्दों की अशुद्ध वर्तनी का शुद्ध रूप लिखना है। ठीक है, अशुद्ध दिया हुआ है, आपको शुद्ध लिखना है, करेक्ट करना है इसको। तो संसारिक लिखा हुआ है, आप जानते हैं सांसारिक होता है। ठीक है, सांसारिक। ठीक है, तो ये शुद्ध हो गया। इसके बाद अगला है अकस्मात। ठीक है, तो यहाँ पर हलंत की मिस्टेक है। ठीक है, ताकि नीचे आप हलंत लगा देंगे तो सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला है दुसह। बहुत से अभ्यर्थियों ने इसे गलत कर दिया या छोड़ दिया है। तो दुसह को 2 तरीके से आप शुद्ध कर सकते हैं। एक तो आप इस तरह से लिखेंगे दुसह, ठीक है, पीछे विसर्ग लगा देंगे, और दूसरा तरीका है इस तरह से। ठीक है,
ये दोनों तरीके से यदि आप लिखते तो आपका शुद्ध हो जाता। इसके बाद उज्ज्वल तो बहुत आसान शब्द है, इसमें एक जा और इस तरह से लगा देंगे, ठीक है, उज्ज्वल, तो ये आपका शुद्ध हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, सोचने लगा किस प्रकार की क्रिया का रूप है, ये आपको बताना है। सोचने लगा, ठीक है, तो ये भी बहुत से अभ्यर्थी नहीं कर पाए हैं। यदि उन्होंने क्रिया नहीं पढ़ा है और क्रिया के रूप नहीं पढ़ा है तो आप इसको नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो सोचने लगा है ये संयुक्त क्रिया है, जिसे इंग्लिश में कंपाउंड वर्ब कहा जाता है, ठीक है। जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है, याद रखिएगा, उसे संयुक्त क्रिया कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर सोचने लगा, जैसे किशोर रोने लगा, ठीक है, राम गाने लगा, इस तरह के शब्द जो हैं वह घर पहुँच गया, संयुक्त क्रिया के उदाहरण है, ठीक है। बस आपको इतना ही लिखना था। अगला है, निडर का समास विग्रह कीजिए, ठीक है। तो इसको भी बहुत सारे अभ्यर्थियों ने गलत कर दिया है, कर्मधारय लिख दिया है, ठीक है। तो निडर जो है, निडर में अव्ययी भाव है, ठीक है, अव्ययी भाव समास, ठीक है। और इसके साथ आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, नी, इसमें जो उपसर्ग है वो नी उपसर्ग है, ठीक है, जो कि संस्कृत उपसर्ग है। अगला पूछा है, थर्ड वाला, किस विराम चिन्ह का सूचक है। तो कुछ अभ्यर्थियों ने यहाँ पर इसको जो है योजक लिख दिया है, जो कि गलत हो गया है, ठीक है। यहाँ पर आप विराम चिन्ह साथ में लिखा हुआ है तो इसका मतलब है योजक, तो ये हो नहीं सकता, ठीक है। तो ये निर्देशक चिन्ह है, ठीक है, इसे हम निर्देशक चिन्ह कहेंगे। बस आपको इतना ही बताना था, ठीक है, निर्देशक चिन्ह, बहुत आसान था। इसके बाद अगला है, हिंदी वर्णमाला में ए किस प्रकार का स्वर है, ठीक है। तो ये दीर्घ स्वर है, ठीक है, दीर्घ स्वर। और यदि ध्वनि के आधार पर बात करें तो ये कंठ तालव्य, ठीक है, कंठ तालव्य वर्ण है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनका वाक्यों में प्रयोग करना है, ठीक है। तो पहला है, हाथ पांव फूल जाना, ठीक है, हाथ पांव फूलना। तो इसका मतलब होता है भयभीत हो जाना, ठीक है, भयभीत हो जाना, ठीक है। जब आप डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो ब्लड प्रेशर, जो रुधिर का प्रवाह है वो बढ़ जाता है, भयभीत हो जाना। तो वाक्यों में प्रयोग तो आप कर ही लेंगे, ठीक है। अगला है, ईद का चांद होना। तो ईद का चांद होना अर्थात बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ना, ठीक है। इसके बाद तीसरा है, अंगारों पर लौटना, ठीक है। तो अंगारों पर लौटना का मतलब होता है रोष प्रकट करना, ठीक है, रोष प्रकट करना। इसके बाद चौथा है, आप भला तो जग भला। इसका मतलब आप बहुत आसानी से जानते होंगे, सभी को अपने जैसा दिखाई देना, ठीक है, अपने जैसा। इसके बाद अगला है, अंधों में काना राजा, ठीक है, पांचवा। तो मूर्खों में जो थोड़ा बहुत विद्वान होता है, जो थोड़ा बहुत ज्ञानी होता है, जानकार होता है, उसे कहते हैं अंधों में काना राजा। इसके बाद इसी का द्वितीय खंड देखते हैं, ठीक है, जिसमें दो खंड हैं, उपखंड के नाम से आ और बा, दोनों से एक एक निबंध आपको लिखना है, ठीक है। तो खंड उपखंड आ देखते हैं। इस आ जो पहला निबंध है वो है, साहित्य मन की औषधि, ठीक है। दूसरा है, उज्ज्वला योजना, लाभ और चुनौती। और तीसरा है, कृषि क्षेत्र में नवोन्मेष, ठीक है, इनोवेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो इसमें जो है उज्ज्वला योजना, लाभ और चुनौती पर निबंध लिखना आसान है, ठीक है। यदि आप साहित्य में रुचि रखते हैं तो साहित्य, जो कि मन की औषधि है, ठीक है, इस पर भी लिख सकते हैं। इसके बाद उपखंड बा देखते हैं। उपखंड बा में जो निबंध पूछे गए हैं उनमें पहला है, पर्यावरण संकट, चुनौतियाँ और निवारण, ठीक है, इस पर आसानी से लिखा जा सकता है। दूसरा है, कंप्यूटर और हमारा समय, ठीक है। इसके बाद तीसरा है, कोविड-19 और भारतीय उद्योग जगत, ठीक है। तो ये था निबंध का प्रश्न पत्र द्वितीय, ठीक है, हिंदी का प्रश्न पत्र। प्रश्न आपने देखे, प्रश्नों
का पेपर का लेवल भी आपने देखा, आप अपना सामान्य हिंदी का मूल्यांकन भी कर पाए होंगे। ठीक है, चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.